गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमारा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का रिवीजन चल रहा था और आज हमें जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हम रिवाइज करने के बाद फिर उसके ऊपर जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टंडन कमिटी के ऊपर भी हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज आए हुए हैं कई बार, तो वो भी हम आज रिवाइज करेंगे और उसके भी सारे एग्जाम के एमसीक्यूज देख लेंगे। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो वहां पर ना टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको बहुत तरह का क्लासिफिकेशन मिलेगा, लेकिन उन सारे क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस, ये दोनों क्या होती हैं, इसके बारे में हमें मेनली बात करनी है। इस पे ही सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। और आपको याद होगा हमने पीछे एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल भी देखा था, वो भी एक तरह का टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल ही है। लेकिन जहां तक मैंने कहा ना थियोरेटिकल एमसीक्यूज का सवाल है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको मैं अब एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, अब तो हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि बिजनेस को जो लोग लंबे समय के लिए पैसा देते हैं वो ये दो लोग होते हैं। कौन कौन? शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लोन्स। और जनरली इन्हीं का पैसा हम या तो फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं या वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। मान लीजिए हमें 100 करोड़ की करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारी करंट लायबिलिटीज 20 की है। इसका मतलब इस 100 में से 20 की फाइनेंसिंग तो इन्होंने कर दी है, तो मैं अगर इसको यहां से ले जाकर यहां से माइनस कर दूं तो ये 80 बचेगा और इस 80 को हम क्या बोल देंगे? वर्किंग कैपिटल बोल देंगे। तो मैं अगर इसको वापस से थोड़ा सा रीफ्रेज करके यहां पर मैं सब लिखूं तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड 80 है और 80 इज व्हाट? करंट एसेट्स का वो पोर्शन जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। और आइडियली इसको किसको फाइनेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। मतलब ये जो दो लोग हैं, ये हमें जो पैसा देते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं और कुछ पोर्शन हम करंट एसेट्स में लगाते हैं, और करंट एसेट्स का वो पोर्शन जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया वो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और इसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये बात हम ऑलरेडी अब कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो 80 करोड़ रुपए की हमारी वर्किंग कैपिटल में मान लो इन्वेस्टमेंट है, हम देखते हैं हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हो, हर महीने हम देखते हैं हमारी जो ये वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है 80 करोड़ ही हमें दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा डेटर होता है। आपको भी पता है डेटर्स कभी जीरो हो जाएंगे क्या? नहीं। डेटर्स मैनेजमेंट आपने मेरे साथ पढ़ा है, आपको पता है कि हर रोज नई सेल होगी, पुरानी रिलीज होगी, फिर नई सेल होगी, पुरानी रिलीज होगी। डेटर क्या करेंगे? पुराना रीपे करते जाएंगे, नया उधार देते जाएंगे, फिर पुराना रीपे करेंगे, नया उधार लेंगे। तो डेटर्स कभी जीरो नहीं होंगे। ऐसे ही स्टॉक भी हम देखें तो वो यूज होता है फिर नया आ जाता है, फिर यूज होता है फिर नया आ जाता है, फिर यूज होता है फिर नया आ जाता है। कैश मैनेजमेंट भी आपने देखा, हम खर्चों के लिए कैश को यूज करेंगे लेकिन जैसे ही खत्म होगा फिर से हम विड्रॉ कर लेंगे, फिर हम खर्चों के लिए कैश को यूज करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा फिर से हम विड्रॉ कर लेंगे। आपको याद है ना, हमने कन्वर्जन करना सीखा, कन्वर्जन के बारे में बात की थी। कहां पर? कैश मैनेजमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने आपको बताया था, वहां पर कुछ होता था। तो हमारा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन साल में कुछ ऐसा वक्त आएगा, पूरे साल भर तो हमारा 80 था, पर साल में कुछ ऐसा वक्त आएगा जब ये वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ेगी? बिकॉज सीजनल रिक्वायरमेंट के चलते हमारा बिजनेस जो है मान लो सीजनल है, साल में कुछ दिन या कुछ महीने ऐसे आते हैं जब हमारी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर मिठाई वाले की बात करूं, मिठाई वाला पूरे साल भर तो अपनी दुकान के अंदर से ही मिठाइयां बेच रहा होता है, लेकिन जो बच्चे दिल्ली के हैं या अपने अपने घर अगर किसी और भी सिटी के हैं तो आपने देखा होगा दिवाली के आसपास ही उसकी तो दुकान है 3 गुना बाहर निकल आती है। मतलब उसने दुकान के अलावा बाहर ही बड़े बड़े काउंटर भी लगा देता है वो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसकी सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब नॉर्मल डेज के मुकाबले में सेल मान लो 3 गुना हो जाती है। अगर सेल 3 गुना हो जाएगी तो हमें हो सकता है वर्किंग कैपिटल भी 3 गुना मेंटेन करनी पड़े। भाई अगर हमारी सेल 3 गुना हो रही है तो इसका मतलब स्टॉक भी उसी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा ना, और जिस हिसाब से मिठाइयां बनेंगी उसी हिसाब से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। अगर मिठाइयां ज्यादा बनेंगी तो ज्यादा चीनी, ज्यादा दूध, ज्यादा खोया, ज्यादा पनीर, जो जो डलता है मिठाइयों में वो सब लाना पड़ेगा हमें। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब सीजन का वक्त आता है ना, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो 80 से बढ़कर 240 हो जाती है। मतलब इसमें 160 का इंक्रीज आ जाता है, 3 गुना हो जाती है। वैसे पूरे साल भर में वो मिठाई वाला दुकान के अंदर से ही मिठाइयां बेच रहा होता है, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है तो वो बाहर निकल आता है।
तो ये जो हमें एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो मेंटेन करनी पड़ी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, इस एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल को हम बोल देते हैं ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है। ये वर्किंग कैपिटल पूरे साल भर नहीं चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे साल भर नहीं चाहिए, सिर्फ जब दिवाली का महीना आएगा, चाहे अक्टूबर में दिवाली आए या नवंबर में दिवाली आए, उसके दौरान हमें ये एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है। तो जो पूरे साल भर हमें चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इस वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और जो सीजन के दौरान जो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। अब ये सीजन जरूरी नहीं कि दिवाली हो, सीजन और भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन के टाइम, भैया दूज के टाइम, तब भी मिठाइयों की सेल बढ़ जाती है। ईद के वक्त तब भी मिठाइयों की सेल बढ़ जाती है। शादी के साये बहुत ज्यादा पड़ने लग गए, तब भी मिठाइयों की सेल बढ़ जाती है। मतलब सीजन जो है बीच में कई बार आ सकता है। अगर मैं लाइट्स की बात करूं, दिवाली के टाइम पर लाइट्स भी बहुत ज्यादा बिकती हैं। अगर आप किसी लाइट्स की मार्केट में चले जाएं तो आप देखिए दिवाली के टाइम पर वो मार्केट नॉर्मली अगर 8 बजे बंद हो जाती है, लेकिन दिवाली के टाइम पर शायद 12-1 बजे तक वो मार्केट खुली रहे, क्योंकि उस टाइम पर डिमांड बहुत ज्यादा और सेल बहुत ज्यादा होती है। तो वर्किंग कैपिटल भी अकॉर्डिंगली रखनी पड़ेगी। ऐसे ही कई बिजनेस है। एसी का बिजनेस है, गर्मियों के वक्त में एसी ज्यादा बिकेंगे, सर्दियों के वक्त में या फिर थोड़ा मॉडरेट अगर मौसम होगा तो एसी इतने नहीं बिकेंगे। तो हर एक बिजनेस का एक सीजन आता है और सीजन के दौरान जो है हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाती है, और उस दौरान जो हमें एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मैनेज करके चलनी पड़ती है, उसी को हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है और एक टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होती है, और इसी पर अब हम यहां पर देखेंगे हमने क्या क्या लिखा है। मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज नेसेसरी ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, ये तो हमेशा ही चाहिए। मतलब भाई एक नॉर्मल ऑपरेशन तो हम पूरे साल ही कर रहे हैं ना, बस सीजन के टाइम पर एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा ऑपरेशन हमारे बढ़ जाते हैं, उस वक्त हमें जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इसी को हमें क्या बोलते हैं? इसी को हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अब आप जरा सोचिए, ऐसी कैपिटल जो हमें पूरे साल भर चाहिए ही चाहिए, वो कम हो ही नहीं सकती, ऐसी वर्किंग कैपिटल को, मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग हमेशा हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। मतलब जो ये हमने एग्जांपल दिया है, इसमें जो 80 की जो वर्किंग कैपिटल है, ये हमेशा और हमेशा हमें ध्यान रखना है इन दोनों सोर्सेज में से किसी सोर्स से ही फाइनेंस करनी चाहिए। मतलब ये वो लोग हैं जो हमें डिस्टर्ब नहीं करते बिजनेस करते वक्त, कभी पैसा बीच में मांगने नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हमने ये फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कर ली ना, तो बार बार बीच में हमसे पेमेंट मांगने के लिए आ जाएंगे, बार बार हमें तंग करेंगे, बार बार बोलेंगे भाई पैसा दो, वापस करो, तुमने तो कम समय के लिए लिया था। लेकिन ये वाली वर्किंग कैपिटल पूरे साल भर लगी रहती है। होता कहने को तो ये करंट एसेट्स ही हैं, लेकिन ये ऐसे करंट एसेट्स है जिसकी नीड कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चाहिए होती है, क्योंकि नया तो हम नई सेल करेंगे तो नए डेटर्स ब्लॉक होंगे, पुराने वाले भले ही रिलीज हो जाएंगे, लेकिन नए तो हर रोज ब्लॉक हो रहे हैं ना, पुराना रिलीज नया ब्लॉक, पुराना रिलीज नया ब्लॉक। तो डेटर्स में हमेशा ही इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही ना। तो ये वो है जो कि हमें मिनिमम चाहिए कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, इसलिए इसका इंतजाम हमें कहां से करना चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। हालांकि हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि एक छोटा सा पोर्शन आप चाहो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी कर सकते हो, मतलब छोटा सा पोर्शन, लेकिन मेजॉरिटी फाइनेंसिंग इसकी कहां से होगी? परमानेंट वर्किंग कैपिटल की लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और क्योंकि जरा सोचो ना, ये दिवाली जब आएगी, भैया दूज जब आएगा, ईद जब आएगी, या फिर हमारा शादियों के साये वगैरह होंगे, ये तब चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए। दिवाली से 4 दिन पहले हमारी ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सिर्फ 4 दिनों की ही तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और ऐसे ही हर एक बिजनेस में डिपेंड करता है सीजन कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये टेम्पररी है, और जैसे ही वो इवेंट निकल जाएगा, जैसे ही वो फेस्टिवल निकल जाएगा, उसके बाद हमारी जो सेल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि ये चाहिए ही कुछ दिनों के लिए, इसकी फाइनेंसिंग जो है हम कर सकते हैं कहां से? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहां से करोगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो आप कहां से करोगे? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहां से करोगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। ठीक, ये एक बात हुई। अब ये जो हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है, इसके कुछ नाम भी हैं। इसका नाम एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी है, कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी है। सेल बढ़ जाती है तो ये भी वेरी करती है सेल के हिसाब से, और इसको हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं। ये कुछ इसके नाम है। हालांकि मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को देखोगे तो और भी क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और ये कौन सी? परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल।
एक और क्लासिफिकेशन जिस पर एक आध बार एमसीक्यू आया हुआ है वो है रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। मतलब हम कई बार क्या करते हैं, एक कंटिंजेंसी कोई ना आ जाए फ्यूचर में, तो हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर कोई नीड पड़ी तो हम इससे वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, या फिर फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई, तो हमारा सारा स्टॉक बर्बाद हो जाएगा भाई अगर वैसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी। तो अब हम फॉर द टाइम बिंग हमारे तो ऑपरेशन रुक जाएंगे ऐसे, इसलिए हमने जो फंड्स कंटिजेंसी के लिए अलग कर रखे हैं उसको फिर हम वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए यूज कर लेंगे। मतलब अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उस केस में हमने एक रिजर्व बना रखा है और उसको हम फिर यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसी वर्किंग कैपिटल को हम रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। इस पर एग्जाम में एक बार एमसीक्यू आया था। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसीज। और कंटिजेंसी क्या हो सकती है, ये कोई आर्थिक मंदी हो सकती है, डिप्रेशन या रिसेशन बोल देते हैं, स्लंप बोल देते हैं कई बार हम, और या फिर फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, या फिर कोई स्ट्राइक, और या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जिसमें हमारे जो ऑपरेशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो उस बुरे वक्त को निकालने के लिए हमने एक रिजर्व बना रखा है, उसको हम यूज कर लेते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। अच्छा एक बात, अभी ना हम पहले सारे इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं और फिर एक साथ उसके ऊपर जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज हैं वो सारे देख लेंगे, ठीक। तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट है वो है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज। अभी अभी हमने परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग को लेकर बात करी। हमने कहा जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसकी फाइनेंसिंग किससे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, और जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है उसकी फाइनेंसिंग हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कर सकते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही क्यों फाइनेंस करना है, क्योंकि वो एक ऐसी वर्किंग कैपिटल है जो हमें थ्रू आउट द ईयर चाहिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखना है। तो ऐसे लोगों से पैसा लो ना जो हमें डिस्टर्ब ना करें, जो हमें बार बार तंग ना करें भाई हमारे पैसे वापस करो, इसलिए उसकी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से करनी चाहिए। लेकिन जो हमारी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है, नाम ही टेम्पररी है, कुछ ही दिनों कुछ ही महीनों के लिए चाहिए, तो उसकी फाइनेंसिंग हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल की नीड है ही कम वक्त के लिए, उसके बाद वो पैसा रिलीज हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को रीपे कर देंगे, नहीं। तो ये एक पीछे उसका लॉजिक है। अब फाइनेंसिंग को लेकर दो अप्रोचेस हैं और दोनों ये एक्सट्रीम में जो आपको दिख रहे हैं, एक है एग्रेसिव फाइनेंसिंग की अप्रोच और दूसरी है कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर फाइनेंसिंग दी वर्किंग कैपिटल। एग्रेसिव और कंजर्वेटिव, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स पर आपसे पूछूं कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो एग्रेसिव का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। एग्रेशन, आपने ये वर्ड क्रिकेट की दुनिया में बहुत सुना हो कि वीरेंद्र सहवाग, अब तो नहीं खेलते वो, वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है। एग्रेसिव प्लेयर मतलब रिस्क बहुत ज्यादा लेते थे, हर बॉल पे सिक्स मारने की कोशिश करते थे, यॉर्कर बॉल पे भी वो कई बार सिक्स मारने की कोशिश करते थे। ऐसा इंसान जो हर बॉल पे ही सिक्स मारने की कोशिश कर रहा है या फिर बहुत ताबड़तोड़ खेलने में विश्वास रखता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, ऐसे प्लेयर को हम एग्रेसिव क्रिकेट प्लेयर बोलते थे। मतलब रिस्क है। और एग्रेसिव होना क्या हमेशा अच्छा है? कभी कभार दिक्कत भी है, भाई ज्यादा रिस्क लेंगे तो कई बार आउट हो जाएंगे, कई बार टीम को जरूरत होती है, टीम को चाहिए कि हम वहां पर टिके रहें, लेकिन हम अपने एग्रेशन दिखाने के चक्कर में कई बार आउट भी हो जाते हैं। और फिर ठीक इसका एक एक्सट्रीम होता है कंजर्वेटिव, और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ से बेस्ट एग्जांपल कौन हो सकता था? राहुल द्रविड़ एक ऐसे प्लेयर थे जिनको सिक्स वाली बॉल भी दे दी जाए तो वो उसको भी डिफेंस कर जाए। मतलब वो टिके रहने के, टेस्ट क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट में तो बोलते थे वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे बोलते थे उनके लिए। और एक ऐसा प्लेयर भी होता है जो मॉडरेट होकर चलता है, बीच का रास्ता अपनाता है, मतलब जैसी बॉल है वैसे हिट करना, सिक्स वाली बॉल है तो सिक्स मारो, डिफेंस करने वाली बॉल है तो डिफेंस करो। और ऐसे प्लेयर्स के एग्जाम्पल में हम विराट, आज के दौर में विराट कोहली बोल सकते हैं, या फिर पुराना का वक्त देखें तो सचिन तेंदुलकर को बोल सकते हैं। ठीक है, ये चलो एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन फिलहाल अब हम यहां पर आए वापस। एग्रेसिव का मतलब क्या है कि हम रिस्क ले रहे हैं, और कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, यही मतलब होता है अगर हम उसको मोटे मोटे तौर पर देखें। अब आप जरा सोचिए, अगर हम अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करना शुरू कर दें, तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो आपको हमेशा अपने बिजनेस में लगाए रखनी है फिक्स एसेट की तरह। तो अगर वो मुझे बार बार वापस करने के लिए लोग तंग करें, मतलब क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करी है, तो बार बार पैसा मांगने तो आएगा, 2 महीने में 3 महीने में ड्यू हो जाएगा पैसा, तो कहां से लाके दूंगा? तो ये जो एग्रेसिव है ना, ये रिस्क ले रही है और ये हेविली किस पे रिलाई कर रही है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर। जबकि
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर हेविली रिलाई करने का मतलब यह है कि इवन परमानेंट वर्किंग कैपिटल का भी हिस्सा, एक मेजर हिस्सा ये शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हैं। वेरिएबल तो ये करते ही करते हैं। मतलब अगर मैं यहां पर कहूं, हमें यह बात पता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहां से होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म से, लेकिन ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस कर रहे हैं और वेरिएबल को तो शॉर्ट टर्म से कर ही रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज बहुत कम यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऐसी वर्किंग कैपिटल है जो हमें बिजनेस से निकालनी थोड़ी है, वो तो हमेशा लगी रहेगी। तो अगर मैं वो भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस कर लूंगा तो वो पैसा मुझसे बार बार मांगने आएंगे और कई बार ये इवन इंसॉल्वेंसी का भी कारण बन जाता है। कई बार लिक्विडिटी बहुत हमारी अगर कम हो जाती है तो उस केस में हमें इवन इंसॉल्वेंसी का भी रास्ता देखना पड़ सकता है। बट फिलहाल ये एक रिस्की अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच, इसका मतलब यह है कि हम रिस्क बहुत कम ले रहे हैं। ये ऐसी अप्रोच है, जैसे मैंने कहा ना, 6 मारने वाली बॉल भी है तो उस पर भी हम एक डिफेंसिव खेल रहे हैं। तो ये ऐसी अप्रोच है जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है, ये तो लॉन्ग टर्म से हम फाइनेंस कर रहे हैं, ये तो करना चाहिए, ये तो आइडियल है, लेकिन हम वेरिएबल पोर्शन का भी कुछ हिस्सा ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, लेकिन वेरिएबल का भी एक मेजर हिस्सा हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ही फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब हम रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो एग्रेसिव का क्या मतलब है, हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम ऐसे लोगों से ही फाइनेंसिंग कर रहे हैं जो लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हैं। मतलब हमने यहां पर इवन वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग भी कहां से कर रखी है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कर रखी है। बहुत डर डर के चल रहे हैं कंजर्वेटिव। फिर एक मॉडरेट भी होता है, हालांकि वो दिया नहीं हुआ, लेकिन एक मॉडरेट भी होता है। मॉडरेट में क्या होगा, मॉडरेट वो इंसान है जो जैसा करना चाहिए वैसा ही करें। मॉडरेट फाइनेंसिंग को क्या होगी कि हम परमानेंट की फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म से करें और वेरिएबल की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म से करें। ये एक मॉडरेट रास्ता है, नहीं? तो ये एक बात हुई। अगला इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट है अप्रोचेस फॉर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखें, इससे पहले क्या किया, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब हमने ना पिछली क्लास में एक इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट देखा था, जहां पर हमने देखा था लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब था, अगर हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में बहुत अच्छे वाला इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर रखा है, बहुत ज्यादा कैश मेंटेन कर रखा है, हमने बहुत ज्यादा डेटर्स में भी पैसा ब्लॉक कर रखा है। मतलब डेटर्स के लिए भी लिबरल है, आराम से देना, कोई बात नहीं, 3 महीने 4 महीने का उधार दे रखा है, कैश भी हमने बेइंतहा रखा हुआ है, स्टॉक भी इतना भर के रखा हुआ है कि कोई बस वापस जाए ना, मतलब इतना स्टॉक रखा हुआ है। अगर हम लिक्विडिटी पर फोकस कर रहे हैं, मतलब हम करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होती है ना। लिक्विडिटी ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है वर्किंग कैपिटल में, नीड से ज्यादा कर रखी है, तो ऑफ कोर्स उस पैसे पर आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है, उस पर कुछ ना कुछ खर्चा तो हो ही रहा है, क्योंकि वो पैसा किसी कॉस्ट पर तो उठा ही रखा होगा आपने। तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, और अगर हमने लिक्विडिटी बहुत ही कम कर रखी है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में बढ़ तो जाएगी, पर वो भी हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं डेटर्स के साथ, पीछे ही पड़ जाते हैं, भाई पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो, तो वो कहीं इरिटेट होकर हमारे कॉम्पिटिटर के पास ना चले जाए। हम स्टॉक ज्यादा रखते ही नहीं, हम स्टॉक बहुत कम रखते हैं। अगर हम स्टॉक कम रखेंगे तो हमारे पास वैरायटी नहीं होगी, तो हमारा कस्टमर कहीं और निकल जाएगा। हम कैश भी बहुत कम रखते हैं, कैश अगर कम रखेंगे तो अक्सर हम पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर जाएंगे, पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाएंगे तो उससे भी कई लोग हमारे नाराज होंगे। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि लिक्विडिटी बहुत कम कर दें। यहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अब यहां पर भी वही दो रास्ते तो हैं, दो एक्सट्रीम क्या है, एग्रेसिव, और एक एक्सट्रीम क्या है, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव मतलब रिस्क ले रहे हैं। रिस्क हमारा कब बढ़ जाएगा, जब हमारी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट में कम से कम कर दूं, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हम एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखें ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अप्रोचेस है, अगर मैं एग्रेसिव हूं इन्वेस्टमेंट के उसमें, तो एग्रेसिव का क्या मतलब है, मैं रिस्क ले रहा हूं। रिस्क कब होगा, जब मैं अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम कर दूं, कट टू कट अपने हमने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, बिल्कुल जितना जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए उतना ही मंगवा के रखते हैं, जैसे ही खत्म हो जाता है फिर हम ताबड़तोड़ अंधाधुंध ऑर्डर करते हैं कि भाई जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ, और कभी वो नहीं आता तो प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगी।
कैश भी बहुत कम से कम कट टू कट रख रहे हैं, डेटर्स को भी हम बार बार तंग कर रहे हैं, भाई पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो, और उस केस में हमारे डेटर्स भी इरिटेट हो रहे हैं। मतलब अगर हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो उसका क्या मतलब है? हमने बहुत ही कम लेवल ऑफ इन्वेंटरी मेंटेन कर रखा है, हमने बहुत स्ट्रिक्ट क्रेडिट पीरियड रखा हुआ है, हमारा कॉम्पिटिटर 1 महीने का उधार देता है, हम सिर्फ 12 दिन 15 दिन का ही देते हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट क्रेडिट पीरियड रखा हुआ है ताकि हमारे डेटर्स में कम ब्लॉकेज हो, और हमने कैश भी बहुत कम मेंटेन कर रखा है। मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारा रिस्क ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। ये एग्रेसिव अप्रोच है। जब हम बोलते हैं एग्रेसिव, इसका मतलब रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, और जब हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक उल्टा, हम रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक उल्टा, कंजर्वेटिव मतलब रिस्क कम। रिस्क कम कब होगा? जब आप वर्किंग कैपिटल में भर के इन्वेस्टमेंट करें, आपने स्टॉक बेइंतहा रखा हुआ है, डेटर्स को भी आप बिल्कुल लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, कम कॉम्पिटिटर हमारा 1 महीने का उधार देता है, जा तो 3 महीने का ले, कैश भी हमने भर के रखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है इतने कैश की लेकिन फिर भी रखा हुआ है, ये बिल्कुल ही कंजर्वेटिव है। यहां पे रिस्क हमारा कम होगा। और फिर एक अप्रोच होती है मॉडरेट। मॉडरेट अप्रोच ना बिल्कुल एक बढ़िया ट्रेड ऑफ है, बैलेंस्ड अप्रोच है। हम इतना भी ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते अपने अपने उसमें कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाए, और हम इतने भी कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते कि हमारे डिफॉल्ट होने शुरू हो जाए या हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, मतलब मॉडरेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा रिस्क भी मॉडरेट रहे। तो आइए अब हम इस पर कुछ एग्जाम के एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हमने पिछली क्लास तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 19 से हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, और हमें यहाँ पर ना 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और इसमें से ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। पहली स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल टास्क है। अगर ये एसेंशियल टास्क ना होता, क्या इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। Fluctuating working capital is needed to meet the seasonal requirements of the business। बिल्कुल ठीक बात है। Fluctuating working capital, additional working capital, variable working capital, temporary working capital, सब एक ही नाम है। उसके बाद हमें लिखता है a conservative current asset financing policy। ध्यान रखें, current asset की financing policy पर बात कर रहा है, और कौन सी वाली? कंजर्वेटिव। फाइनेंसिंग पॉलिसी दो थी, एग्रेसिव हो सकती है, कंजर्वेटिव हो सकती है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? हम रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क छोड़ो, मतलब बिल्कुल ही हम बहुत ज्यादा ही डर डर के यहां पर अपनी पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं। और हम रिस्क कब लेंगे? जब हम अपना परमानेंट वाला भी लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करें, और इवन वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग टर्म से ही फाइनेंस करें। तो कंजर्वेटिव जो फाइनेंसिंग पॉलिसी होती है वो हेविली रिलाई करती है किस पर? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पर। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि कंजर्वेटिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी रिलायज मोर ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग एंड लेस ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यही जो है सही स्टेटमेंट नहीं है, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्रेसिव, अगला स्टेटमेंट देख लो। एग्रेसिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी रिलायज हेविली ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस। बिल्कुल ठीक बात है। एग्रेसिव का क्या मतलब है? हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। ज्यादा रिस्क कब लेंगे? जब हम इवन परमानेंट वाला वर्किंग कैपिटल भी शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर लें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जून 2023 का है, कहता है दी एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये फाइनेंसिंग की बात थी। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक फाइनेंसिंग को लेकर है, एक इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये किस पर बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच 3 है, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट। इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोलती है कि वर्किंग कैपिटल में अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम करते हैं, जितनी नीड है उससे भी कम कर देते हैं, तो हम एक रिस्क ले रहे हैं, ये एग्रेसिव है। अगर हम नीड से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम रिस्क कम ले रहे हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी, ये कंजर्वेटिव है। और मॉडरेट में हम मॉडरेट इन्वेस्टमेंट रखते हैं। अब वो कह रहा है कि एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच कवर्स दोज पॉलिसीज व्हिच इन्वेस्ट हाई कैपिटल इन करंट एसेट्स, कीप इन्वेंट्री एट हायर लेवल। अगर हम करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेंट्री भी ज्यादा मेंटेन करेंगे तो इसमें रिस्क क्या हुआ? ये तो कंजर्वेटिव अप्रोच हो गई। तो ये एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। फॉलो लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज एंड हायर कैश बैलेंसेस। लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज का क्या मतलब है? डेटर्स को हमने जितना वो कह रहे हैं उतना उधार दे रखा है। हमारा कॉम्पिटिटर 1 महीने का देता है, हमने 3 महीने 2 महीने का उधार दिया। लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज
कैश बैलेंस भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि हमने वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये भी तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच हुई ना, रिस्क कहां लिया आपने, तो ये भी ऑफ कोर्स एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन सी होगी, जहां पर हम जितनी नीड है मतलब हम कम इन्वेस्टमेंट करें वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, सी में लिखता है होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज। ये है हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच का एग्जांपल, कि हमने इन्वेंट्री भी बहुत कम मेंटेन कर रखा है और हमने क्रेडिट पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रिक्ट रखी हुई हैं। क्रेडिट पॉलिसीज स्ट्रिक्ट रखने का क्या मतलब है कि हमारे कॉम्पिटिटर तो एक एक महीने का उधार दे रहे हैं, हमने 15 दिन का ही उधार दे रखा है, नहीं। तो ये एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल है। देखो मैंने कहा ना, दोनों के ही नुकसान है। एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल हम क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों कम इन्वेंट्री रख रहे हैं, क्यों हम कम डेटर्स में पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। आपको पता है ना, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम लिक्विडिटी कम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम इस पैसे पर भी रिटर्न कमा ले, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से हम लिक्विडिटी कम रख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि लिक्विडिटी कम कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट जरूर कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ना हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, ना ही एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 का अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ एग्रेसिव अप्रोच। बताइए, एग्रेसिव अप्रोच का ध्यान रखना, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो एग्रेसिव कौन सा होगा, जब हम कम इन्वेस्टमेंट करें। और अगर हम फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रेसिव बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हमने हेविली रिलाई किया है किस पर, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पर। चलिए इसमें बोलता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ एग्रेसिव अप्रोच, होल्डिंग लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हाँ ये तो एग्रेसिव ही लग रहा है, इन्वेंट्री का अगर हम कम लेवल मेंटेन करते हैं। चलो आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फॉलो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हमने पैसे ज्यादा ब्लॉक कर रखे हैं, ज्यादा उधार दे रखा है, तो ये तो कंजर्वेटिव हुआ। मेंटेनिंग हाई कैश बैलेंस, ये भी कंजर्वेटिव हुआ। तो इन तीनों में वर्किंग कैपिटल कम किस में हुई, होल्डिंग लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि एग्रेसिव की बात कर रहा है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, the amount of working capital that is utilized at the time of contingencies is termed as, अभी मैंने लिखवाया भी था आपको, ये कौन सी है, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 दिसंबर 22 का है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। कहते हैं assuming a constant level of fixed assets, a higher current assets to fixed asset ratio, मतलब फिक्स एसेट के मुकाबले में हमारे पास ज्यादा करंट एसेट्स हैं, हायर करंट एसेट्स इंडिकेट्स अ कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी। अगर हमारे करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ऑफ कोर्स ये कंजर्वेटिव ही है, क्योंकि अगर हम कम इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो एग्रेसिव है, ज्यादा रखेंगे तो ये कंजर्वेटिव है। बिल्कुल ठीक, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। चलिए, अ कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी इंप्लाइज, फिर से बोलते हैं, कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी इंप्लाइज लोअर लिक्विडिटी एंड हायर रिस्क। मुझे ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स लग रही है। कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी में हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी होगी, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है हायर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ज्यादा है भाई, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है, लिक्विडिटी ज्यादा है, और लिक्विडिटी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स रिस्क वहां पर कम होगा। तो इसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। तो कहता है कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी इंप्लाइज लोअर लिक्विडिटी, नहीं हायर लिक्विडिटी होगा और लोअर रिस्क होगा। तो मुझे तो बी स्टेटमेंट ही फॉल्स लग रही है। एक बार सी भी देख लीजिए। अ फर्म नीड्स टू स्ट्राइक ऑफ अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स सो एज टू एश्योर ऑप्टिमम लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल हमारा यही होना चाहिए कि बैलेंस रहे इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में। ऑल दी अबव आर ट्रू, नहीं, बी इसमें से ट्रू नहीं है। मैं बी को फिर से एक बार रीड करवाऊं। कंजर्वेटिव अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसका मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। अगर मेरा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब हमने लिक्विडिटी ज्यादा मेंटेन कर रखी है ना। तो कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी तो क्या होगा, हाई लिक्विडिटी, और हाई लिक्विडिटी मतलब रिस्क कम लिया है, लोअर रिस्क। लेकिन ये उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हमने फॉलो कर रखी है तो हमारी लिक्विडिटी कम है, रिस्क ज्यादा है। जैसे ही कंजर्वेटिव के साथ बोल देना हाई रिस्क, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। कंजर्वेटिव कभी भी रिस्क ज्यादा नहीं लेता। कंजर्वेटिव हमेशा डर डर के चलता है, डरपोक होके चलता है,
वो हमेशा रिस्क कम ही लेना पसंद करता है। मेरे ख्याल से ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ना इस बात को अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एग्रेसिव का क्या मतलब है कि हमने रिस्क ज्यादा लिया है, और रिस्क ज्यादा कब लेंगे, जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम रखेंगे। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम रखने का क्या मतलब है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम रखने का मतलब ये हुआ कि हमने लिक्विडिटी जो है वो कम मेंटेन कर रखी है ना। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो लेस लिक्विडिटी, इसका क्या मतलब है, हमारी लिक्विडिटी कम है। और कंजर्वेटिव में हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हमारी जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। ऊपर की तरफ एरो रखने का क्या मतलब है, हाई लिक्विडिटी है हमारी। ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप। टंडन कमिटी, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर इस पर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाते हैं। देखिए टंडन कमेटी के बारे में मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड अगर आपको दूं। देखिए हमारी कंट्री में आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करता है। मतलब आरबीआई जो है, अगर मान लो कोई इंस्ट्रक्शन लेके आता है, कोई सर्कुलर लेके आता है, और बैंकिंग चैनल मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनको अगर कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको उधार देते वक्त इन इन बातों को दिमाग में रखना है, तो हर एक बैंक को वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि आरबीआई को भी चिंता है कहीं कोई बैंक ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेकर अननेसेसरी, बिना कोई क्रेडिट अप्रेजल किए, बिना किसी मतलब जो बैंकिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी देखो, उसके एसेट्स देखो, सिक्योरिटी देखो, अगर मान लो कोई बैंक अगर इन सब बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ उधार दिए जा रहा है और उसके बाद में अगर एनपीएस काफी बढ़ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक बंद होने की कगार पे आ जाए। आरबीआई या हमारी या कोई भी देश जो है अपने किसी भी बैंक को कोलैप्स होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि अगर किसी कंपनी के, किसी कंट्री के बैंक अगर कोलैप्स होते हैं तो उसकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इवन पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है। आप भी जानते हो कि हर एक बैंक में लोगों ने पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, चाहे उनकी एफडीज में या फिर इवन सेविंग अकाउंट में। और अगर कोई बैंक बंद होता है तो कितने लोगों की मेहनत की कमाई जो है साथ साथ डूब जाती है। तभी जब पीछे येस बैंक कोलैप्स होने लगा था तो आरबीआई ने इंटरवेन किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि भाई आप जरा देखो इसको, और फिर उन्होंने जब कहीं कंट्रोल लिया तो बात संभली, अदरवाइज पता नहीं कितने लोगों का पैसा बर्बाद होता। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आरबीआई की एक अच्छी खासी नजर रहती है, और समय समय पर बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। अब ये जो बात है ना बड़ी पुरानी है, 1974 की बात है। हालांकि उस दौरान कई सारी कमिटीज बनी, दहेजा कमेटी एक थी, मराठे कमेटी एक थी, चक्रवर्ती कमेटी थी, जिसमें से जो फेमस हुई एकेडमिक लेवल पर वो ये टंडन कमेटी थी। अब कमेटी का क्या मतलब है, एक स्टडी ग्रुप था जिसने कई सारी इंडस्ट्रीज को एनालाइज कर कर उनकी रिस्क प्रोफाइल को देखकर कुछ मेथड्स बना दिए कि इस तरीके से बैंक्स को जो है क्रेडिट देना है वर्किंग कैपिटल के लिए। क्योंकि हमारा ये टॉपिक कौन सा है, वर्किंग कैपिटल, तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो वर्किंग कैपिटल के लिए जो बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, वो लोन देते वक्त कुछ मेथड्स बताए किसने, टंडन कमेटी ने। अब नाम टंडन कमेटी क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी चेयरमैनशिप जो की थी वो प्रकाश टंडन जी ने, शॉर्ट में पीएल टंडन बोल देते हैं। अब हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे, शायद 2004 में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी ये जो कमेटी थी, जो उनकी जो ये फाइंडिंग्स थी, काफी पॉपुलर है एकेडमिक लेवल पर। आज मुझे लगता नहीं कि इतनी ये पॉपुलर रही होंगी आज के दौर में, लेकिन एकेडमिक लेवल पर हमें इनको अच्छे से देख के जाना है। तो टंडन कमेटी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके चेयरमैन, इस कमेटी के चेयरमैन, इस स्टडी ग्रुप के चेयरमैन प्रकाश टंडन थे, और उन्होंने ये कुछ फाइंडिंग्स सामने रखी, और ये बैंक्स के लिए एक गाइडिंग टूल था कि इन मेथड्स को दिमाग में रखते हुए बैंक्स को वर्किंग कैपिटल को लेकर फाइनेंसिंग करनी है। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है। अब जब मैं डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में बात और अच्छे से होगी। तभी आप देखिए इसका नाम क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कि बैंक्स को कितना परमिटेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग देना या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देना, और इसको इसलिए हम बैंक लेंडिंग नॉर्म्स भी बोलते हैं। और अगर आप देखें, आरबीआई अपॉइंटेड स्टडी ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएल टंडन, प्रकाश टंडन, इन जुलाई 1974। टंडन कमेटी ने 3 ऑल्टरनेटिव्स बताए फाइनेंसिंग के लिए, और मैं अब वो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ध्यान से प्लीज आप देखते जाइएगा। मेथड नंबर 1, अब मान लीजिए हमें हमारे जो करंट एसेट्स हैं उसमें हमें ना 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है।
ठीक है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में से कुछ पोर्शन तो हमारे करंट लायबिलिटीज मतलब हमारे क्रेडिटर्स फाइनेंस कर देंगे। जैसे कि हमारा स्टॉक मान लो उधार पे आता है, मान लीजिए जैसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 100 करोड़ में से 20 करोड़ की फाइनेंसिंग तो हमारे क्रेडिटर कर देते हैं, ट्रेड पेबल्स कर देते हैं। अब हमें जो टेंशन लेनी है वो किसके लिए लेनी है? 80 करोड़ के लिए लेनी है। अब ये 80 करोड़ जो है ना, अब हमें इसको क्योंकि फाइनेंस करना है, या तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे। तो आरबीआई को ना इस बात की चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर लें और इसमें से मैक्सिमम फाइनेंसिंग कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कर लें। इसलिए आरबीआई ने टंडन कमेटी के थ्रू बैंक्स के ऊपर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल बिठा दिया कि भाई तुम्हें इन मेथड्स को फॉलो करना है जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दें। मतलब इसमें से कितना पोर्शन शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फाइनेंस हो सकता है, ये टंडन कमेटी के नॉर्म्स यही बताते हैं। ध्यान रखें, 80 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है किसकी? कंपनियों की। अगर मान लो उनके पास 100 करोड़ के करंट एसेट है, 20 करोड़ तो क्रेडिटर्स ने फाइनेंस कर दिए, उनकी नीड अब कितने की है? 80 करोड़ की। इस 80 करोड़ में से बैंक्स वर्किंग कैपिटल नाम का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम का कितना पोर्शन फाइनेंस करेंगे, यही टंडन कमेटी के 3 मेथड्स बताते हैं। एक एक करके आप देखोगे मेथड स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, मतलब ग्रेजुअली आप देखोगे टंडन कमेटी बोलती है कि आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करते जाइए। अब जैसे कि पहला मेथड वो क्या बोलता है कि अगर तुम्हारी वर्किंग कैपिटल जो नीड है वो 80 करोड़ की है, मतलब इन्होंने क्या किया, टंडन कमेटी में ये वर्ड यूज है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया और इसको जो बोला, इसको बोला वर्किंग कैपिटल गैप। मतलब ये टंडन कमेटी के नॉर्म्स में ही ये वर्ड दिया हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें जब करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है तो हमारी अगर पहले से ही कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो हमें नहीं लेनी है, अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये तो हम निकाल ही रहे ना कि हमें वर्किंग कैपिटल गैप को कितना शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फाइनेंस करना है। तो अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब जैसे कोई ट्रेड पेबल्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बस वही माइनस होंगे यहां पर। ठीक है, तो हमारे 100 में से 20 की नीड तो हमारे क्रेडिटर्स ने पूरी कर दी, 80 चाहिए। अब टंडन कमेटी का पहला मेथड कहता है कि इस 80 का 25% हम बैंक से फाइनेंस नहीं करवाएंगे। 80 का 25% कितना होता है? 20 को माइनस करने का मतलब यह है कि टंडन कमेटी का पहला मेथड कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट 80 है, आप मैक्सिमम 60 का ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फाइनेंस कर सकते हो, बाकी 20 जो है वो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस करना पड़ेगा। मतलब आप कंप्लीटली बैंक क्रेडिट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको अपने आप से भी कुछ फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। और आप ये भी सोचिए ना, बैंक जब भी कभी कोई लोन देता है क्या वो हमेशा कुछ मार्जिन नहीं रखता? सोचिए, अगर आप होम लोन लेते हैं, मान लो आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की है, तो ध्यान रख के बैंक कभी भी 1 करोड़ का लोन देगा ही नहीं आपको। वो उसका 80%, 85%, 70% उस हिसाब से आपको लोन देगा, पूरा का पूरा 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। आपको कार लोन लेना है, कार की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है तो पूरा 10 लाख का लोन बैंक नहीं देगा, वो कुछ मार्जिन रखता है। यहां पर भी समझ लीजिए कि आपकी वैसे नीड 80 की है पर बैंक 80 नहीं फाइनेंस करेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर चाहिए तो वो कह रहा है हम 60 फाइनेंस करेंगे। ये मेथड नंबर 1 है। फिर मेथड नंबर 2 आप देखेंगे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया। मेथड नंबर 2 में मान लो मैं फिर से वही कहूं कि हमारे करंट एसेट्स 100 के हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज मान लो वही 20 की है, मतलब 100 के करंट एसेट्स, 20 की फाइनेंसिंग तो क्रेडिटर्स ने कर दी, अभी भी 80 चाहिए। लेकिन इस बार टंडन कमेटी के जो नॉर्म्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए। इस बार कहा गया कि तुम जो खुद से फाइनेंसिंग करो, कंपनी को बोल रहे हैं कि जो तुम खुद से फाइनेंसिंग करो ना, इस बार 25% वर्किंग कैपिटल गैप का नहीं, 80 का नहीं, करंट एसेट्स का 25% इस बार तुम्हें खुद से फाइनेंस करना है। तो करंट एसेट्स कितने के? 100 के, और 100 का 25% कितना हो गया? 25। पिछली बार हमारे ऊपर कितना छोड़ा गया था? 80 का 25%, मतलब पिछली बार भी परसेंटेज 25% था, लेकिन वर्किंग कैपिटल गैप का 25% था। इस बार 25% किसका निकाला है? करंट एसेट्स का। तो सोचो, पहले वाले केस में, पहले वाले मेथड में कंपनी के ऊपर जो छोड़ा गया कि तुम खुद से सोचो, वो 20 रुपीज का था। इस बार कितना बोला गया कंपनी को? कहीं ना कहीं 25। अब 100 में से 25 तो कंपनी को बोला ठीक है तुम खुद से करो, 75 बचा। इस 75 में से 20 तो तुम्हारे क्रेडिटर कर ही रहे हैं,
तो तुम्हें अब जो बैंक फाइनेंस कर देंगे शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन, वो 55 की फाइनेंसिंग कर देंगे। अब फिर से एक बात को सोचेगा, हमारी नीड कितने की है? 100 की करंट एसेट, 20 की तो क्रेडिटर्स फाइनेंस कर ही रहे हैं, हमारी नीड अभी भी 80 की है। इस बार 80 में से हमें शॉर्ट टर्म लोन कितने रुपए का मिल जाएगा? 55 का। ऊपर कितना था? 60 का। तो दूसरा नॉर्म जो है आप देखोगे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, हमें थोड़ा सा कम फाइनेंस करा इस बार, नहीं। अच्छा, मेथड 3 जो है वो और स्ट्रिक्ट है, ये सबसे कम फाइनेंसिंग करेगा। अब मेथड 3 में क्या बोला गया कि भाई देखो, तुम्हारे जो करंट एसेट्स है ना, उसमें से कुछ करंट एसेट तो ऐसे होंगे जो आपको थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्टेड इसमें रहना ही पड़ता है, मतलब इससे कम तो आप रख ही नहीं सकते। मतलब सही मायनों में वो ऐसे करंट एसेट है जो फिक्स एसेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब जो भी हमने परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहा था, ऐसे परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स को, मतलब जो हमेशा चाहिए ही होता है पूरे 12 महीने, ऐसे करंट एसेट को टंडन कमेटी ने एक नाम दिया, कोर करंट एसेट्स। बेसिकली आप कह सकते हो कि करंट एसेट्स का एक परमानेंट पोर्शन, कि इससे कम तो हमें, मतलब करंट एसेट जाते ही नहीं है, ये तो मिनिमम बेयर मिनिमम है जो हमें हमेशा चाहिए होते हैं। अब टंडन कमेटी देखो क्या बोलती है, कहती है देखो तुम्हारी 100 की करंट एसेट्स की नीड है, करंट लायबिलिटी वही अभी भी 20 है, नहीं वही सेम है 120। लेकिन इस बार टंडन कमेटी ने बोला पहले तो आप ये बताओ कि तुम्हारे इस 100 रुपए की करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स कितने हैं, मतलब परमानेंट पोर्शन कितना है, मतलब ऐसा पोर्शन जो कभी कम होगा ही नहीं इससे, वो लाइक फिक्स एसेट की तरह ही है, उससे कम तो कभी इन्वेस्टमेंट जाएगी नहीं, पहले ये बताओ। हमने कहा ऐसे हमारे होंगे 20 हमारे कोर करंट एसेट्स है। कहते कोर करंट एसेट्स भी तुम खुद समझो, इसके लिए तुम्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं मिलेगी, इसको तुम्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस करना है। हमने कहा चलो ठीक है। अब कितना बचा? 80। कह रहा है ये जो 80 है ना, इसको हम सही मायनों में बोलेंगे रियल करंट एसेट। ये है रियल करंट एसेट। रियल करंट एसेट मतलब भाई करंट एसेट क्या होता है? नाम देखो ना, करंट है जो बार बार फ्लक्चुएट होता हो, वर्किंग कैपिटल बार बार चेंज होती रहती है, फिक्स एसेट नहीं जो हमेशा फिक्स रहे, वर्किंग कैपिटल में बार बार फ्लक्चुएशन आते हैं। तो कोर करंट एसेट में तो फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं वो सही मायनों में करंट एसेट है ही नहीं। टंडन कमेटी बोल रही है कि 80 ही सही मायनों में रियल करंट एसेट है, और इस 80 का भी 25% तुम खुद से समझो, मतलब हमें खुद से फाइनेंसिंग करनी है लॉन्ग टर्म सोर्सेस से। तो बचा आप 60। इस 60 में से कहता है 20 तो तुम्हारे क्रेडिटर फाइनेंस कर ही रहे हैं, हमने कहा तो बस 40 की मिलेगी। आप देख रहे हो धीरे धीरे करके टंडन कमेटी में जो है फाइनेंसिंग, जो है जो बैंक फाइनेंसिंग करेंगे उसकी डिपेंडेंस कम की जा रही है। मतलब टंडन कमेटी का कहना था कंपनीज को ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी फाइनेंसिंग की नीड कम करनी है, मतलब बैंक पर कम निर्भर रहना है और लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर ज्यादा निर्भर रहना है, ऐसा कुछ कहा गया। मतलब आप देख रहे हो थोड़ा सा कंजर्वेटिव की तरह जा रहा है। बैंक्स असल में क्या करते होंगे? बैंक असल में यही देखते होंगे कि भाई जिसका रिस्क ज्यादा है उसके लिए मेथड 3 लगा दिया, जिसके बिजनेस में रिस्क कम है उसके लिए मेथड 1 लगा दिया, जिसके में मॉडरेट रिस्क है मेथड 2 लगा दिया। मतलब बैंक भी रिस्क प्रोफाइल तो चेक करेगा ही ऑफ कोर्स। तो मैं अगर अब फाइनली सम अप कर दूं, मैं ये एग्जांपल अगर पूरा का पूरा वापस से लूं आपके सामने, तो अब एक करके फटाफट फटाफट अगर हम बोलते जाएं, हमने कभी देखो तीनों ही एग्जांपल में हमारे करंट एसेट्स की नीड मैंने 100 बताई, और हमारे इस 100 में से क्रेडिटर कितना फाइनेंस कर देंगे? 20। पहला वाला मेथड सबसे ज्यादा लिबरल है, कहता है जो 100 में से 20 की फाइनेंसिंग हो गई, अब आपको 80 की नीड है, इसको वर्किंग कैपिटल गैप बोलेंगे, और वर्किंग कैपिटल गैप का 25% तुम खुद फाइनेंस करो। तो इस 80 का 25% कितना हो गया? 20। ये खुद फाइनेंस करेंगे तो बैंक से कितना फाइनेंसिंग मिल जाएगा? 60। मेथड नंबर 2 आप देखोगे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया, यहां पर फाइनेंसिंग का अमाउंट कम हो गया। इस बार कहा गया कि जो तुम्हारे 100 के करंट एसेट है, इस बार इसका 25% तुम खुद से फाइनेंस करो, मतलब 75, और 75 में से 20 तो तुम्हारे क्रेडिटर कर ही देते हैं, इस बार हम तुम्हारी फाइनेंसिंग 55 की करेंगे। मतलब पहले और दूसरे में दोनों में ही 25% तो अप्लाई किया, पहले में वर्किंग कैपिटल गैप का 25% और दूसरे में करंट एसेट का 25%। और तीसरा और स्ट्रिक्ट है, वो कह रहा है भाई बताओ इस 100 में से ऐसे कितने करंट एसेट है जो आपके कोर करंट एसेट है, जो आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, हमने कहा 20 है, तो कह रहा है उसको पहले घटा लो, ये तो तुम्हें खुद से ही सोचना है। और वो जो 80 बचा है ये सही मायनों में रियल करंट एसेट है, और इसका भी 25% तुम खुद ही फाइनेंस करो, मतलब 20। अब बचेगा 60। इस 60 में से तुम्हारे 20 तो क्रेडिटर फाइनेंस कर ही दें, तो 40 की फाइनेंसिंग आप बैंक से करवा सकते हो। तो ये हैं टंडन कमेटी के 3 मेथड्स।
और आपके एग्जाम में जब एमसीक्यू आता है तो वो जनरली बता देता है कि मेथड 1 के हिसाब से आपको फाइनेंस निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है, या मेथड 2 या मेथड 3, वो बताएगा आपको, एग्जाम में बताएगा। अभी हम एमसीक्यू करेंगे एग्जाम के तो आपको दिखेगा कि अच्छा इस तरीके से आता है। तो फिर आइए जरा एग्जाम के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने अभी अभी देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ना है। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, कितना प्यारा कितना सिंपल क्वेश्चन आया। कह रहा बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। मैंने कई सारी कमिटीज थी, टंडन कमेटी के अलावा उस टाइम पर दहेजा कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, मराठे कमेटी, बड़ी सारी कमेटी थी, लेकिन फेमस कौन सी हुई, टंडन कमेटी हुई। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, टंडन कमेटी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, टंडन कमेटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा टंडन कमेटी रिकमेंडेशंस एम्स दैट द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री ऑन बैंक फाइनेंस शुड ग्रेजुअली, आप देख रहे हैं मेथड 1 से अगर हम मेथड 2 पर पहुंचेंगे तो फाइनेंस कम हो गया, और 3 पे जाएंगे तो और कम हो गया। तो फाइनेंस की नीड वो कह रहे हैं धीरे धीरे गिरनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तो शुड ग्रेजुअली डिक्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अब ये आप देखिए एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, जून 2021 में आया। कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर फर्स्ट मेथड, ये ध्यान रखिएगा, एज पर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड तो क्या बोलता था कि वर्किंग कैपिटल गैप का 25% खुद से सोचो, मतलब हम 75% फाइनेंस कर देंगे बेसिकली, सजेस्टेड बाय द टंडन कमिटी और फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आइए जरा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे पहले बताइए इसमें करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से हैं। सर करंट एसेट्स हमारे ये फिनिश गुड्स और रिसीवेबल्स दो हैं, इन दोनों को अगर हम, सॉरी अदर करंट एसेट्स भी तो हैं, ये 3 हमारे करंट एसेट्स हैं। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 500, 150, 800 आ जाएगा। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारी ये क्रेडिटर्स हैं और अदर सीएल दे रखी है, ये माइनस कर देंगे, -200। अगर लिखा होता कि इसमें बैंक बोरोइंग्स भी है तो बैंक बोरोइंग माइनस नहीं करते, क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है कि कितना बैंक बोरोइंग से फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ पे अदर सीएल लिखा है तो ये मान सकते हैं कि इसमें बैंक बोरोइंग्स नहीं होगा ऑफ कोर्स। इसको क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप 600। इसका 25% फाइनेंस नहीं करेगा बैंक, तो 25% का 600, 150 बैंक नहीं फाइनेंस करेगा, तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हो गया, 450। डी इज द आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़े। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है और आइए पढ़ लेते हैं इसको। करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूड, हमें करंट एसेट्स में बता रखा है क्या क्या है, इन्वेंटरी है, रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। मतलब हमें करंट एसेट्स तीनों को जोड़ के पहले निकालना पड़ेगा। फिर हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं, जिसमें ध्यान रखें इंक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स, बैंक बोरोइंग्स इंक्लूडेड है, हमें बैंक बोरोइंग हटा के बात करनी होती है। व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट दैट द फर्म कैन बोरो, व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट दैट द फर्म कैन बोरो from bank for working capital in the light of method number 2, in the light of method number 2 of Tandon committee। मतलब हमें मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंगली बात करनी है। आइए जरा हम एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए पहले मुझे बताइए मेथड नंबर 2 जो होता है हमें क्या करना होता है। सर सबसे पहले हम करंट एसेट लिखते हैं, फिर इसमें से हम 25% ऑफ करंट एसेट्स ही माइनस कर देते हैं, फिर एक बैलेंस आता है, इस बैलेंस में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं, लेकिन अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और फिर ये जो आ जाएगा ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। अब एक एक करके बस आप पुट करते जाइए। हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, 124 + 80 + 4, जरा इन सबको जोड़ के बताइए कितना आता है। 124 + 80 + 4 208 आ रहा है। फिर इस 208 का 25% लेस कर दो, क्योंकि ये भाई बोलता है बैंक, ये तुम खुद से देखो, ये आ रहा है 52, तो ये कितना हो गया 156। अब हमें क्या माइनस करना है, अब हमें करंट लायबिलिटीज माइनस करना है, लेकिन बोरोइंग्स हटा के। तो 140 की हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज है, जिसमें से 60 तो बोरोइंग्स है, तो 80 माइनस करना है।
तो 156 में से 80 माइनस अगर मैं कर देता हूं तो 76 जो है हम मैक्सिमम शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ले सकते हैं। 76 का मैक्सिमम हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले सकते हैं। अच्छा प्लीज अब ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम हम लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले सकते हैं। ध्यान रखिए 60 तो हमने पहले से ही ले रखा है, 60 की बोरोइंग तो हमारी पहले से ही है। हम कितना ले सकते हैं? 76 ले सकते हैं। तो 76 अगर हम ले सकते हैं, जिसमें से 60 हमने पहले ही ले रखी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप चेक कीजिए क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट दैट द फर्म कैन बोरो। एडिशनल अमाउंट पहले आपने निकाल लिया कि बोरोइंग कितनी ली जा सकती है, 76। अब देख लो क्या पहले से आपने कुछ बोरोइंग ले रखी है क्या? हाँ ले रखी है, 60 की तो ले रखी है। तो आप कितना और ले सकते हो? 16 लाख और ले सकते हैं। और चारों ऑप्शन में आप देखोगे, मतलब पहले 3 ऑप्शन में 16 लाख तो कोई है ही नहीं, तो इसका सही आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। तो आप लिखिएगा, अब ये तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हो गया। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ फाइनेंस कितना लिया जा सकता है? 76 में से 60 हमने ले रखा है, तो 16 और ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें इस बार मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालने के लिए बोला है एज पर टंडन कमेटी, लेकिन यहां पर बोला गया है मेथड नंबर 3 लगाना है। देखिए मेथड 3 अगर वो लगाने के लिए बोलेगा तो पक्का पक्का आपको उसे कोर करंट एसेट्स भी देने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यहां पर इसने हमें बता रखा है कि कोर करंट एसेट्स हमारे कितने के हैं? 30 लाख के हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स लिखते हैं, फिर उसमें से हम क्या करते हैं? कोर करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं। फिर ये जो आ जाता है, इसको टंडन कमेटी ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? रियल करंट एसेट्स। इसको क्या बोला है? रियल करंट एसेट्स। और फिर हम 25% ऑफ रियल करंट एसेट्स भी कहते हैं, भाई ये भी तुम खुद से ही फाइनेंस करो, ये फाइनेंस नहीं करेंगे। और फिर 25% माइनस करने के बाद जो आएगा इस बैलेंस में से, क्योंकि कुछ तो करंट लायबिलिटीज वाले फाइनेंस कर देंगे, तो वो भी हम माइनस कर देंगे, और बचा हुआ पोर्शन जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा। तो आप ये समझिएगा हमेशा, जब भी वो आपको मेथड 3 लगाने के लिए बोलेगा तो पक्का पक्का उसमें उसने आपको कोर करंट एसेट्स दे रखे होंगे। ठीक है, आइए अब सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके जो जो चीजें दे रखी हैं। करंट एसेट्स हमें बताओ, इसने तो टोटल करके दिया है 240 का, ये लो लिख लिया हमने यहाँ पर। कोर करंट एसेट्स 30 के हैं तो वो माइनस कर देंगे तो बचेगा 210, और इस 210 का 25% जो है वो कंपनी को खुद से ही देखना पड़ेगा, तो 52.5 माइनस कर देंगे। तो 210 में से 52.5 माइनस अगर हो जाता है तो ये आता है 157.5, 157.5, जिसमें से करंट लायबिलिटीज 96.25 की हैं, तो ये आ जाता है 61.25, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। सी इज द आंसर। ठीक है, रेगुलर बैच में हमने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस टंडन कमेटी पर काफी सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, बट यहां पर हमने सारे रिलेवेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो मैंने आपको करवा दिया है। देखिए मैंने ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के जितने भी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं, मैंने कवरेज 100% नहीं करवाई है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरली रहता है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, और वो है जहां पर हम वर्किंग कैपिटल को एक्चुअली में एस्टिमेट करना सीखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना होना चाहिए, WIP का कितना स्टॉक होना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स का, डेटर का, मतलब पूरी वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन होता है। और उस पर ना जनरली बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर मान लो मैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वालों का रिवीजन करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगले सेशन से मैं न्यू सिलेबस का ही रिवीजन करवाने वाला हूं, तो जब मैं न्यू सिलेबस का रिवीजन नेक्स्ट सेशन में लूंगा तो वहां पर जब मैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करवाऊंगा तो आप देखिएगा मेरा अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा।
मतलब आपको क्यों देखना, आपका तो ओल्ड सिलेबस है, पर अगर आप वैसे ही नजर मारोगे तो आप देखोगे वहां पर मैं कंप्लीटली फुल फ्लेज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है जो वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन के जो फुल फ्लेज बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा, मतलब मैंने अगर मान लो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आए होते तो मैं उसका भी अच्छे से रिवीजन करवाता। एक क्वेश्चन जरूर पूछा, ये क्वेश्चन नंबर आप देखोगे ना दिसंबर 2022 का है, 29 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करने के लिए बोला गया, और यहां उसने सारा डेटा दिया कि देखो हमारा रॉ मटेरियल जो है 2 महीने की कंजम्पशन के बराबर है, WIP के बारे में भी कुछ कहा। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना मुझे पड़ेगा उसके लिए। लेकिन क्योंकि हमारे MCQ वाले पैटर्न में अभी तक सिर्फ इकलौता यही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जून 2023 तक की अगर मैं बात करूं, और ये क्वेश्चन भी हमारे इंस्टीट्यूट ने गलत पूछा। अब दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2022 की गाइडलाइन देखो, ये दिसंबर 2022 की गाइडलाइन है, यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने जो आपको दिखाया ना, यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए गाइडलाइन में इंस्टीट्यूट ने नीचे, जैसे हमेशा बहुत बार अब हो चुका है, कितने बार इंस्टीट्यूट ने गलत गलत क्वेश्चन पूछे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, ये हर एक पेपर में अगर 1-2 क्वेश्चन गलत इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। पर मैं तभी बार बार बोलता हूं कि आपको ना इमोशनली अटैच किसी क्वेश्चन के साथ नहीं होना। अगर नहीं हो रहा है तो लीव इट। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया फिर भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। अच्छा, दी ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 मैंने बताया था ना आपको, ये 51 देखो, ये रहा, ये 51 ये रहा। और देखो स्टार बना के फिर से एक बात लिखी, जैसे पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस ली है मुझसे, मैंने, आपको याद होगा, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने 3 तो पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाए थे, ताकि दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट सेट हो, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें करनी पड़ती हैं। और उसके बाद MCQ किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने उस पर भी भरपूर प्रैक्टिस करवाई थी। लेकिन अफसोस अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया और वो भी गलत पूछा गया। अब क्योंकि ज्यादा नहीं पूछा गया, और क्योंकि मैं बार बार बोलता आया हूं कि हमारे इन रिवीजन लेक्चर्स का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रेलेवेंस, कि क्या क्या अभी तक ज्यादा पूछा गया है उस पर मेन फोकस करना। कवरेज को लेकर मैंने फिर से बोला, ये रेगुलर क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है, और कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। जो ज्यादा एग्जाम में पूछा गया मैंने उसका रिवीजन करवा दिया। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में तो यही आता ही इसी पर है। जब मैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आगे कभी करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ही इस तरह के, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही यही जाएंगे। लेकिन MCQ पैटर्न में अभी तक ज्यादा इंस्टीट्यूट ने जो हमने अभी तक किया, आपने देखा भी, मैक्सिमम थ्योरेटिकली पूछे गए हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन टॉपिक से, तो वो हमने देख ही लिए हैं। और उसके अलावा जो टंडन कमेटी के कुछ प्रैक्टिकल्स या फिर जो एक आध जो हमने स्टार्टिंग में क्लास 1 में किए वो देखा आपने, तो वो सब है। ठीक है, तो आज की क्लास का, हाँ, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन हमारा, इसका रिवीजन खत्म हो चुका है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि प्लीज अपने रेगुलर नोट्स, रेगुलर क्लासेस के नोट्स को प्लीज आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की जहां तक बात है हमने कवरेज की है, और अभी भी कुछ एक आध कॉन्सेप्ट पर हो सकता है मैंने यहाँ पे डिस्कशन ना किया हो, अगर आप अपने स्टडी मैट को देखेंगे तो मैंने सिर्फ, लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, उसी पर फोकस किया है। मेरा बताना ना फर्ज है आपको। आपको लगता होगा सर बार बार ये क्या बात बोल देते हो, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स में कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सर सिर्फ यही कर लें इनफ है। मैं कैसे झूठ बोल दूं आपसे, हाँ काफी मदद मिल जाएगी आपको, लेकिन इनफ तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स इनफ नहीं है। नया तो आ ही सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना ही थोड़ी बोला है करने के लिए। स्टडी मैट देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।